आप कह सकते हैं कि आमिर ने यह दिखाने की कोशिश कर दी कि इंडियन आर्मी में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग निहायत ही बेवकूफ किस्म के होते हैं, क्योंकि ये फिल्म अपने आप में बहुत बड़ा बवासीर है। तो कहानी फिल्म की यह है कि फिल्म में कोई कहानी ही नहीं है और लाल सिंह चड्ढा की जगह इस फिल्म का एक्चुअल नाम होना चाहिए था भाग सिंह चड्ढा, कि इनसे बड़ा दुनिया में वेला और नल्ला इंसान कोई है ही नहीं। इसी में आमिर खान से वो आतंकी पूछता है कि तुम पूजा पाठ नहीं करते हो? तो आमिर कहता है कि मजहब जो होता है मलेरिया होता है। मतलब पूजा पाठ को एक तरह से मजहब को मलेरिया बताने की भी कोशिश कर दी गई है। ये सपना दिखाया जाता है पाकिस्तान में कि 72 हूरें मिलेंगी, तुम्हें जन्नत मिलेगी। सिख धर्म का भी काफी मजाक उड़ाया गया है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं कि बॉयकॉट बॉलीवुड के बाद भी मैं इस फिल्म को देखने गया, लेकिन इस फिल्म को देखने की दो वजह है। एक तो ये कि जो बॉलीवुड के फैंस हैं वो बार बार यही कहते थे मेरी वीडियोस में कि भाई बिना फिल्म देखे तुम किसी भी फिल्म को खराब क्यों कहते हो, पहले देखो उसके बाद बात करो। दूसरी सबसे जो बड़ी वजह ये थी कि मेरा फिल्म देखने का ऐसा कोई प्लान नहीं था लाल सिंह चड्ढा का, लेकिन मैंने देखा कि बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स, जो फिल्म क्रिटिक्स हैं, ये सभी फिल्म को मास्टरपीस बता रहे हैं कि ये तो फॉरेस्ट गम से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। आमिर खान ने अपना कलेजा, दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब निकालकर इस फिल्म में रख दिया है। तो मुझे भी लगा यार कि ये फॉरेस्ट गम की रीमेक है और फॉरेस्ट गम से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। तो ये तो कहीं पर झूठ बोला जा रहा है। सबसे पहली बात, ये जो भी रिव्यू आप देखेंगे, ना इसमें हिंदू मुस्लिम वाली में कोई बात करने वाला हूं, ना किसी दुश्मनी के चलते, ना किसी जलन के चलते, और ना ही एक समय के लिए आप आमिर खान का वो पीके वाला मुद्दा भूल जाओ, जो भी शिवलिंग पर दूध चढ़ाने वाली बात कही है या इंडिया में उन्हें डर लगता है, इन सभी बातों को भूल जाओ। सिर्फ इस फिल्म के रिव्यू पर ध्यान देना। और ये फिल्म सच में कह रहा हूं कि अपने जीवन की मैंने इससे वाहियात फिल्म नहीं देखी है। आमिर खान इस फिल्म में एक कम दिमाग वाले व्यक्ति का रोल तो कर ही रहे हैं, साथ में वो मिस्टर बीन बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो फिल्म नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य हैं इस देश में, जितनी अलग अलग जगह है, हर सीन, हर घटनाओं को पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या चाह रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ रहे हैं। इस फिल्म में कोई लॉजिक नहीं है और लॉजिक में भी कोई मैजिक नहीं है, क्योंकि ये फिल्म अपने आप में बहुत बड़ा बवासीर है। यकीन मानिए पूरे थिएटर में 25-30 लोग गिनकर बैठे हुए थे और वो भी बैठे बैठे बोर हो रहे थे कि ये फिल्म इतनी स्लो क्यों है। 2.5 से पौने 3 घंटे की ये फिल्म है और फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब फिल्म खत्म होने वाली थी तो बगल में बैठे कुछ दो लोग उठे और उन्होंने जाते जाते एक डायलॉग चिपका दिया कि पूरा का पूरा पका डाला यार, इतनी घटिया फिल्म है कि ये आमिर खान मिल जाए तो इसको पकड़ कर मारूं। ये उसके शब्द थे। जो लड़का टॉर्च दिखाता है, मैंने उससे भी पूछा कि बॉलीवुड की फिल्मों का एक्चुअल में हाल क्या है। उसने कहा कि बॉलीवुड की फिल्मों का बहुत बुरा हाल है, सिर्फ साउथ की फिल्में ही चलती हैं, और यही जो आप कंडीशन देख रहे हो, यही कंडीशन, इससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन बॉलीवुड की फिल्मों को देखने को मिल रही है थिएटर्स में। फिल्म की शुरुआत होती है संदीप माहेश्वरी से। संदीप माहेश्वरी वो असली वाले नहीं भैया, जो आमिर खान की मां बनी है इस फिल्म में, मोना सिंह। इतने मोटिवेशनल लेक्चर्स दे रही हैं अपने बेटे आमिर खान को बचपन से लेकर बड़े होने तक। इतने मोटिवेशनल स्पीच तो संदीप माहेश्वरी ने भी अपने लाइफ में कभी नहीं दी होंगे। वो भी देखेगा तो बोलेगा कि बस कर मेरी माँ, इतने भी मोटिवेशनल स्पीच मत दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिल्म की कहानी आपने कई जगह पढ़ ली होगी, आप में से कुछ लोगों ने फिल्म देखी भी होगी। तो कहानी फिल्म की यह है कि फिल्म में कोई कहानी ही नहीं है, बस फिल्म चले जा रही है, जैसे पानी बहता है ना, बस वैसे ही बहते चली जा रही है। कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, कहां जाना है, क्यों जाना है, किसके लिए जाना है, किस वजह से जाना है, कहां जाकर रुकना है, कुछ है ही नहीं भाई इस फिल्म में। आमिर खान लाल सिंह चड्ढा बने इस फिल्म में और पूरी फिल्म में ये सिर्फ भाग रहे हैं, और लाल सिंह चड्ढा की जगह इस फिल्म का एक्चुअल नाम होना चाहिए था भाग सिंह चड्ढा। कई कई जगह पर मिल्खा सिंह से भी ज्यादा तेज दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सारे अवार्ड्स यही जीत कर ले जा रहे हैं। एक सीन में तो ये लाइफ में इतने परेशान हो जाते हैं कि बस घर से निकलते हैं, सुबह सोकर उठते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगा थोड़ा दूर जाते हैं, फिर उसके बाद गांव से बाहर निकलता हूं,
हर डायलॉग की बात ये मतलब ऐसा लग रहा था कि ये जो एक्टिंग सीख कर आई है किसी कबूतर वगैरह से सीख कर आई है। फिर गांव, फिर पूरा शहर, कश्मीर से कन्याकुमारी, हर शहर हर नगर भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। भागते भागते इनकी 6 फीट की दाढ़ी तक निकल आती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, जूते गंदे हो जाते हैं, और ये बंदा घर से ना पैसे लेकर निकला है ना कुछ लेकर निकला है, बस भागा जा रहा है। कहां भाग रहा है कुछ नहीं पता। समुंदर आता है तो रुक जाता है वहां पर, पहाड़ आते हैं तो रुक जाता है वहां पर, फिर भागना शुरू करता है। और उसके पीछे कुछ बेवकूफ पागल भी भागते रहते हैं कि ये भाग रहा है तो इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, वो भी भागते हैं। लेकिन अचानक से लाल सिंह चड्ढा रुक जाता है तो मीडिया वाले पूछते हैं कि लाल सिंह चड्ढा रुक क्यों गए? तो बोलता है बस जी मैं थक गया, अब मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूं। ये कोई सेंस था इसपे? 15 मिनट का ये सीन है, 15 से 20 मिनट का। आमिर खान बस भाग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक स्लाइड शो रन कर दिया गया है। आमिर खान पूरे इंडिया भ्रमण पर निकले हुए हैं, उसका जहां जहां पर गए हुए थे। आप कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट की व्लॉगिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। करीना कपूर का सपना बचपन से ही था कि वो पहले मॉडलिंग करेंगी, फिर मॉडलिंग से एक्ट्रेस बनेंगी। लेकिन बॉलीवुड में जैसा है कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग हैं तो अंडरवर्ल्ड के लोगों को भी दिखाया गया है। हालांकि इसमें जिस अंडरवर्ल्ड के लोगों को दिखाया गया, इसमें दाऊद को भी दिखा दिया गया भाई, अबू सलेम तक को दिखाया गया। और ये जो करीना कपूर का किरदार है, ये मुझे लग रहा है कि जो अबू सलेम की गर्लफ्रेंड थी मोनिका बेदी, उससे मिलता जुलता है, वही दिखाया गया है। और अंत में वो जो फिल्म मेकर रहता है डॉन, वो जेल में चला जाता है। ये करीना कपूर अपनी जिंदगी में कहां भाग रही है, क्यों भाग रही है? ये अलग दिशा में भाग रही है, वो लाल सिंह चड्ढा अलग ही दिशा में भाग रहा है, और बीच में तो कुछ बचा ही नहीं है। आमिर खान जिस हिसाब से ट्रेन में बैठकर पूरी स्टोरी अपने लाइफ की सुनाते हैं और ट्रेन में बैठे सारे लोग उसकी कहानी को सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनसे बड़ा दुनिया में वेला और नल्ला इंसान कोई है ही नहीं। कौन इस तरह से किसकी स्टोरी सुनता है यार? एक कम इंसान, एक कम दिमाग वाला इंसान इंडियन आर्मी में भर्ती हो रहा है। लाल सिंह चड्ढा का बाप, दादा, परदादा सब के सब आर्मी में थे, और यहां पर जब वो शहीद होते हैं, उन्हें जमीन पर गिरते हुए दिखाया जाता है, तो आंखें इस तरह से खुली होती हैं जिसे देखकर आप कहोगे कि ये सीधे सीधे तौर पर सिख धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, उन तमाम शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं जो सरहद पर लड़ते लड़ते अपने जान की कुर्बानी दे देते हैं। उन तमाम शहीदों का मजाक उड़ाया गया है कि एक आर्मी वाला इस तरह से मजाकिया अंदाज में शहीद हो रहा है। एक तरफ आमिर कहता है कि उसे लोगों को मारना पसंद नहीं है, लेकिन उसके बाद उसकी मां के कहने पर वो फौज में जाता है और कारगिल की लड़ाई लड़ी जाती है। तो जिसमें होता क्या है कि जो एक आतंकवादी रहता है वो भी घायल होकर इस तरफ गिर पड़ता है, और आमिर खान को तो इसमें दिखाया गया कम दिमाग वाला, तो उसे पता ही नहीं चलता है कि भाई वो आतंकवादी है या उनका ही कोई आदमी है। वो उसे उठाकर भी सुरक्षित स्थान पर लेकर आता है। यानी कि इस फिल्म में लाल सिंह चड्ढा, जो कि आप कह सकते हैं कि आमिर ने यह दिखाने की कोशिश कर दी कि इंडियन आर्मी में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग निहायती बेवकूफ किस्म के होते हैं। वो किसी भी कम आईक्यू वाले लोगों को इंडियन आर्मी में स्थान दे सकते हैं, भर्ती करवा सकते हैं, और किसी को भी ऐरे गैरे को उठाकर भेज देते हैं बॉर्डर पर लड़ने के लिए, जिसको यही नहीं पता कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है। वो हो सकता है कि अपने ही लोगों को गोलियां मार दे। तो इंडियन आर्मी को भी यहां पर बेवकूफ दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। लाल सिंह चड्ढा घायल होता है कारगिल के युद्ध में, हालांकि लोगों की जान बचाने के लिए बाद में राष्ट्रपति से इनाम भी पा जाता है भाई, वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो सोचिए कि जो काम बड़े बड़े सिपाही सरहद पर शहीद होकर नहीं कर पाते, आमिर खान फिल्म बनाकर वीर चक्र पा रहा है। तो जो आतंकी मोहम्मद रहता है, जिसे बचाकर आमिर खान लेकर आया रहता है, तो आतंकवादी और भारतीय सिपाही एक ही हॉस्पिटल में अगल बगल में बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वो आतंकवादी है कि नहीं है, ये इंडियन आर्मी के बड़े बड़े लोगों को पता ही नहीं चलता है। वो लाल सिंह चड्ढा से पूछते हैं तू किसे उठा के लेके आ गया? तो बोलता है मैनू नहीं पता जी, ये कौन पड़िया सा वहां पर मैं उठा कर लेके चला आया सी। हद है भाई, हद है। मतलब इंडियन आर्मी को पूरी तरह से बेवकूफ दिखाने की हर संभव कोशिश की है आमिर खान ने इस फिल्म में। बाद में वो आतंकी जिसके दोनों पैर कट चुके हैं और वो मुंबई की गलियों में मस्त में एक शराब की दुकान पर बैठकर लाल सिंह चड्ढा के साथ शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। बाद में जो आमिर खान का दोस्त रहता है यानी कि नागा चैतन्य, तो वो भी आर्मी में रहता है। वो आमिर खान के साथ मिलकर चड्डी और बनियान के बिजनेस की स्ट्रेटेजी आमिर को बताता है।
फौज में रहता है, लेकिन उसका पूरा फोकस चड्डी और बनियान पर रहता है कि वो चड्डी और बनियान का बिजनेस शुरू करेगा रिटायरमेंट होने के बाद। खैर, वो शहीद हो जाता है, लेकिन आमिर खान उसका सपना पूरा करते हैं और पार्टनर किसे बनाते हैं? उस आतंकवादी को, जो आतंकवादी मोहम्मद भाई है, उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। तो चड्डी बनियान ये लोग बनाना शुरू करते हैं, लॉट पर लॉट बनकर पीछे पड़ा रहता है, लेकिन बिकता कुछ भी नहीं है। ये कई तरह के ऑफर्स देते हैं दुकानदारों को, लेकिन कोई इनका सामान लेता ही नहीं है, ना ही बिकता है। तो टीवी पर उसी वक्त एक गाना चल रहा होता है, दिल वालों के दिल का करार लूटने, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने, शिल्पा शेट्टी का, जो कि उनके पति लूट ही रहे हैं। तो वो आतंकवादी कहता है कि अरे यार, अपने ब्रांडिंग के लिए तो लड़की की जरूरत है, एक लड़की के नाम की जरूरत है। तो आमिर खान कहते हैं कि हाँ, मेरे दिमाग में एक नाम पड़या सी, इसका नाम रूपा रख देते हैं। तो आप ये समझिए कि उनके चड्डी और बनियान का जो ब्रांड है उसका नाम रूपा रखा जाता है, और यहाँ पर जो रियल लाइफ में जो रूपा अंडरवेयर और बनियान की कंपनी है उसका पूरी तरह से प्रमोशन किया गया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रूपा कंपनी वालों ने इतना वाहियात आइडिया इनके साथ शेयर कैसे किया, जो आमिर खान ने शेयर किया और उन लोगों ने मान लिया कि रूपा कंपनी का फाउंडर और को फाउंडर जो है वो दिमाग से गया हुआ है, ढीला है, यानी कि आमिर खान, और को फाउंडर जो है बिजनेस पार्टनर वो आतंकवादी मोहम्मद भाई है। तो ये अपने आप में ये एक दिलचस्प बात है कि अपनी ही ब्रांडिंग खराब कर रहे हो। सीन में आमिर खान से वो आतंकी पूछता है कि तुम पूजा पाठ नहीं करते हो? तो आमिर कहता है कि मजहब जो होता है मलेरिया होता है। मतलब पूजा पाठ को एक तरह से मजहब को मलेरिया बताने की भी कोशिश कर दी गई है, क्योंकि आमिर खान की मां ने सिखाया था। जहां जहां पर सीन इस पूरी फिल्म में इमरजेंसी 84 में जिस तरह से सिखों को कत्लेआम किया गया था, भिंडरा वाला, गोल्डन टेम्पल वाला जो मामला था, इंदिरा गांधी की हत्या, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, अयोध्या, स्वच्छ भारत मिशन, मुंबई दंगा, मुंबई ब्लास्ट, सब कुछ दिखा दिया गया है। सुष्मिता सेन जो मिस यूनिवर्स बनती है वो तक दिखा दिया गया है। हर एक चीज दिखा दी गई है। आमिर खान ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, इंडिया का कोई राज्य नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई सीन नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो एक मिशन पर है कि मैं सब कुछ इस फिल्म में करना चाहता हूं, और कुछ भी नहीं कर पाए। फिल्म में वो आतंकवादी ये भी कहता है कि तुमने मुझे बताया, तुम्हें पता था मैं दुश्मन था तुम्हारा? तो आमिर कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता था। तो बोलते हैं कि इंडिया वाले बहुत अच्छे हैं, हमें तो ये सपना दिखाया जाता है पाकिस्तान में कि 72 हूरें मिलेंगी, तुम्हें जन्नत मिलेगी, और हम लड़कों को, युवाओं को भड़काया जाता है कि तुम जिहादी हो, वहां पर मरोगे तो 72 हूरें मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब मौलानाओं का फर्जीवाड़ा होता है। मैं पाकिस्तान जाऊंगा और वहां जाकर बच्चों को शिक्षा दूंगा कि ये सब कुछ गलत होता है। कितनी इलॉजिकल चीज यहाँ पर फिल्म में बताई गई है कि कुछ भी आप परोस सकते हो और लोग आंख बंद करके इस सीन को एक्सेप्ट करेंगे। इससे बड़ी बेवकूफी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। फिल्म को आप कह सकते हो कि इंडियन आर्मी को बेवकूफों की तरह दिखाया गया है, जिन्हें ये नहीं पता कि आर्मी में किसे भर्ती करना है, क्या भर्ती करने की प्रक्रिया होती है। कोई भी भर्ती हो सकता है उठकर, और जिसकी हाइट छोटी है, आमिर खान जिसकी हाइट छोटी है वो भी भर्ती हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, एक आतंकवादी वो भी इस देश में रह सकता है, कुछ भी कर सकता है, बिजनेस खड़ा कर रहा है। मतलब कोई लॉजिक नाम की चीज नहीं है। वो कारगिल में वो पहाड़ियों पर चढ़कर भारतीय सेना को निशाना बना रहा था, और जिसे आमिर खान बचा कर लाते हैं जाने अनजाने में, और वो इंडिया में रहकर बिजनेस खड़ा करता है। भाई उसके पास सब कुछ प्रूफ हो जाता है। ये कहां से इतनी इलॉजिकल चीज दिखाने की कोशिश की है, समझ में नहीं आ रहा है। आदि यहाँ तक कि आमिर खान को बार बार बेवकूफ भी कहता है कि तू बेवकूफ है, बेवकूफ है। उस वक्त भी कहता है जब आमिर खान इंडियन आर्मी की वर्दी में होते हैं। सिख धर्म का भी काफी मजाक उड़ाया गया है, जो लोग देखेंगे वो समझ जाएंगे। फिल्म में आप ये कह सकते हो कि सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लोकेशंस वगैरह काफी अच्छे लिए गए हैं, बाकी इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। आमिर खान ने अपना पीके वाला चेहरा बनाकर इसमें एक्टिंग की है और मिस्टर बीन बनने की भी कोशिश की है। यानी इससे वाहियात फिल्म आप नहीं देख सकते हैं, जिस फिल्म में कोई लॉजिक नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, फिल्म बस चले जा रही है। एक कम आईक्यू वाला इंसान ट्रेन में बैठकर लोगों को अपनी नल्ली सी वेली सी स्टोरी सुना रहा है, और ट्रेन में बैठे नल्ले वेले लोग उसकी स्टोरी सुन रहे हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है।
क्यों ये फिल्म बनाई, 180 करोड़ के बजट में बनी है। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार जरूर कर जाएगी, लेकिन इस फिल्म को ना देखे तो ही अच्छा है। थिएटर्स वाकई में खाली है, कोई क्राउड नहीं है। तो रिव्यू काफी लंबा हो गया, 15-16 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन क्या करें, बात ही ऐसी थी तो लंबी वीडियो बनी जाती है। बाकी आप में से अगर किसी ने फिल्म देखी है तो कमेंट कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि मैंने अपने पैसे और टाइम इसलिए बर्बाद किए क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं ये रिव्यू बनाऊं तो जो लाखों मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इस फिल्म को देखने ना जाएं। यही होगा असली बॉयकॉट, क्योंकि एक इंसान को तो देखना पड़ेगा, फर्ज निभाना पड़ेगा, है कि नहीं।